स्टार्ट। सूर्य उपासना का लोक पर्व छठ अब विश्वव्यापी बन चुका है। शैया का त्याग और निर्जल व्रत इस कठिन तपस्या के स्वरूप को बताते हैं। बिना किसी मंत्रोच्चार के मौन आत्मनिवेदन किसी नदी, तालाब या सरोवर के जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना, उसकी लालिमा को नाक से लेकर अपनी मांग तक सिंदूर से सजा लेना और अर्घ के गीत गाते हुए सभी के कुशल क्षेम के लिए सूर्य को मनाता हुआ विशाल जन समूह पूरे विश्व को सनातन दर्शन का यह संदेश देता है कि अस्त होना और उगना सृष्टि की प्रक्रिया है। यह कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला है। इतना गूढ़ दर्शन अपने अंतर में छिपाए यह लोक पर्व सूर्य उपासना का महापर्व बन गया है। हर नदी, तालाब, सरोवर के किनारे माला फूल के साथ साथ चाय पानी की अस्थायी दुकानें मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए खुल जाती हैं। मिट्टी के कलश और दिए बेचने वाली बूढ़ी काकी की दुकान भी सज उठती है। बैंड बाजे के साथ अपनी मनौती पूरी करने आई व्रती महिलाओं की नाक से मान तक सिंदूर की चटक नारंगी आभा चतुर्दिक फैल जाती है। अर्घ के गीत गाती महिलाएं दीप से भरा सूप लिए जल में उतरकर खड़ी हो जाती हैं और उनके साथ ही जल में उतरती है लोक की आस्था। लाउडस्पीकरों से माहौल में स्वर लहरियां तैरने लगती हैं। इतना कारुणिक और दुखांत गीत छठी सूर्यदेव का कैसे हो सकता है, जो प्राणियों की रक्षा, आरोग्यता व आयु प्रदान करते हैं। षष्ठी तिथि मातृका शक्ति की तिथि है और यह देवी समस्त प्राणियों की रक्षिका है। बुद्धि पूछती है, क्या लोक इतना निष्ठुर है कि अपनों की मंगल कामना करते हुए प्रकृति के खूबसूरत प्राणियों की हत्या भी कर सकता है। तोता तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। ऐसे सुंदर पक्षी द्वारा छठी मैया को चढ़ाने के लिए संजोए गए केले को झूठा कर देने मात्र से उसे धनुष बाढ़ से मार दिया जाता है। सुगनी यानी तोते की पत्नी वियोग में रोते हुए सूर्य देवता से उसे जीवित कर देने की प्रार्थना करती है। इस गीत को गुनगुनाते हुए भी स्वर उदास हो जाता है, वैसे ही जैसे संसार को ऊर्जा देने वाले सूर्य के अस्त होने पर हर प्राणी का मन उदास हो जाता है। समर्पण या संपूर्ण जगत को सूर्योदय की प्रतीक्षा रहती है। जीवन इसी गति
और स्थिरता का नाम है। सूर्यास्त का अर्थ भी जीवन का स्थिर हो जाना है और जीवन को गति तभी मिलती है जब दैवीय शक्तियां सहायता करती हैं। महोदय, सार्वजनिक रूप से वे और उनके नेता चाहे कितने भी दावे करें कि वे राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए काम करेंगे, लेकिन मौका मिलते ही वे भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझते कि अपराध के आरोपी या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने से कौन सी परंपरा मजबूत होगी। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम चुनावों में जीते पार्षदों के संदर्भ में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और दिल्ली इलेक्शन वॉच की ओर से जारी एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 248 विजेताओं में से 42 यानी 17% निर्वाचित पार्षद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 19 पार्षद गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। विडंबना है कि यह प्रवृत्ति कम होने के बजाय हर अगले चुनाव में और बढ़ती ही दिख रही है। सवाल है कि आए दिन राजनीतिक परिदृश्य को एक स्वच्छ और नई छवि देने से लेकर ईमानदारी का दावा करने वाली पार्टियों और उनके नेताओं के लिए चुनावों के आते ही यह सवाल महत्वहीन क्यों हो जाता है। देश के कुछ अन्य राज्यों में जब स्थानीय स्तर पर राजनीति में अपराधियों के दखल को लेकर चिंता जताई जाती है तो उम्मीद बंधती है कि कम से कम राजधानी दिल्ली में नई शुरुआत होगी। लेकिन पिछले कई सालों से होने वाले चुनावों में यह देखा गया है कि यहाँ भी वही प्रवृत्ति हावी होती जा रही है। दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी एडीआर ने अपने विश्लेषण में चुने गए कम से कम आधे विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज पाए थे। इसमें मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। अब दिल्ली नगर निगम के चुनावों में भी किसी पार्टी ने उम्मीदवार बनाने के लिए स्वच्छ छवि के व्यक्ति को तरजीह देने की जरूरत नहीं समझी। नतीजतन जन कल्याण के नारे और वादे के साथ जो उम्मीदवार जीतकर पार्षद बने हैं वे खुद गंभीर अपराधों के आरोपों से जूझ रहे हैं। दरअसल जब भी राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा बहस का केंद्र बनता है तो अमूमन सभी दलों की ओर से बढ़ चढ़ कर इसके खिलाफ अभियान चलाने और इसे खत्म करने के दावे किए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो वही राजनीतिक पार्टियां आपराधिक पृष्ठभूमि
वाले लोगों या फिर अपराध के आरोपियों को उम्मीदवार बनाने में कोई हिचक नहीं महसूस करती है। अफसोसनाक यह है कि इसमें वैसी पार्टियां भी शामिल हैं जिनका राजनीति में उदय ही भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे के खिलाफ अभियान चलाने से हुआ। स्टॉप।